नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद वहां हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं हुई। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है। तीसरी बड़ी खबर की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से ही है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। और चौथी और अंतिम में बड़ी खबर की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां आपको बता दें कि भोपाल के बेरसिया में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बेरसिया थाने का घेराव करने पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद वहां पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खुद को इस तरह से हालात पैदा करना चाहते हैं कि जबकि यहां पर आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने साल 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। यूनुस को बांग्लादेश के बैंकर ऑफ पुअर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब उनकी सरकार हिंदुओं पर नए नए प्रतिबंध लगा रही है। अब हिंदुओं को पूजा पाठ पर भी अंकुश लगाने को लेकर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने नए फरमान जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार पाबंदियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब दुर्गा पूजा के पहले वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा भजन पर नई पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश की सरकार की ओर से जारी किए गए इस नए फरमान के मुताबिक 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक के बीच हिंदुओं को अजान और नमाज के वक्त पूजा और कीर्तन करने की मनाही रहेगी। मैं आपको बता दें, अजान और नमाज के समय लाउड स्पीकर पर भजन और कीर्तन बजने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी नवजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने देखा था कि जो स्थिति थी, एक मिनट में आवाज थोड़ा सा कम कर लूं, गूंज रही है। आपने देखा कि जो एक ये आंदोलन चालू हुआ था को लेकर, वो तो एक बहाना था। जमात ने जो है पूरा संभाल लिया और आपने देखा जमात इस्लाम जो है इसको एक इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए फिर से चालू हो गई है। और उसने देखा कि जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो मोहम्मद यूनुस की जो कठपुतली की सरकार है, अमेरिका के गाइडलाइन से बनी हुई है, वो भी करने में सफल नहीं हो पा रही। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे, फिर से वो स्टोरेज में जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी बिजली जो है भारत के अडानी पावर स्टेशन से जाती है, साथ में एनटीपीसी से जाती है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बिजली की बिल की अदायगी कर दी जाए। यहाँ से बहुत जल्दी बटन बंद होने वाला है और आप देखेंगे कि ढाका में भी जो है अंधेरा आपको छाया रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां के अल्पसंख्यकों को जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और आपने देखा कि जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी खत्म किया जा रहा है। मात्र केवल ये नहीं है कि अजान या नमाज के समय आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं, कीर्तन में भी काफी आपके पास वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद एक वहां मछली का एक विशेष व्यंजन बनता है जो कि पूजा में काम आता है, उस पर भी सूत्र बता रहे हैं कि पाबंदी लगा दी गई है। तो कुल मिला के पाबंदियां केवल कीर्तन और भजन को ही नहीं है, बाकी तमाम कई ऐसी चीजें आ रही हैं जिसपे हिंदुओं पे, विशेषकर दुर्गा पूजा, आप जानते हैं चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, पूर्व में ये पूर्वी बंगाल था, जब भारत से बटा नहीं था, भारत का एक हिस्सा ही था, तो पूर्वी बंगाल में भी बहुत से 22% जो है वहां पे हिंदू रहते थे, जो बंगाली हिंदू थे, और उनके लिए जो है पूजा, जो कि दुर्गा पूजा एक वास्तव में बहुत बड़ा त्योहार होता है। आप देखते हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल 8 दिन तक जो है बिल्कुल पूजा में हो जाता है, वहां पे कोई काम नहीं होता, सभी जो इसी धार्मिक अनुष्ठान पे लगे रहते हैं। वैसे ही चीज पूर्वी बंगाल में थी जो आज बांग्लादेश बन गया, लेकिन उसमें इतना पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि 8% बचे हुए हिंदू अपने
ये जो आपके पूजा पाठ के कार्यक्रम है, जो आपके धार्मिक अनुष्ठान है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंची है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार जो है इस विषय पर बांग्लादेश से जो है चर्चा कर सकती है? देखिए, सरकार तो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस को ध्यान में रख के काम कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए कि वो 3 साइड से जो है वो भारत से घिरा हुआ है, और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है या जो भी उनकी सेना है वो बिल्कुल पीनट के बराबर है, क्योंकि आप 50-60 से ज्यादा उनके पास रेगुलर सेना नहीं है, और आप जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो हमारे पास बीएसएफ है जो कि अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन भारत की समस्या ये थी कि जब तक खालिदा थी तब, जब तक आपकी बेगम थी तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भारत अपने कभी भी विस्तारवादी नीति से नहीं चला है। हमेशा जो है उसने पड़ोसियों को टॉलरेंस के साथ काम किया है, चाहे पड़ोसी उसका कितना भी बिगड़ जाए। आपने देखा है कि पाकिस्तान से भी संबंध हम लोग के बहुत बाद में ही टूटे थे। बाकी आपने देखा श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, कितना भी ये लोग कर ले, कितनी भी जो है एंटी हिंदू एंटी इंडियन वेव्स को वहां चला ले, मालदीव्स की अभी बात की जाए या म्यांमार की बात की जाए, सब मुल्क है कोसी है, एंटी इंडियन वेव चलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी भारत के अंदर टॉलरेंस है, वो उसको झेलती है। लेकिन अब समय बदल गया है, भारत सरकार ने कुछ ना कुछ अपनी रणनीति बना ली होगी, और आप देखिएगा निकट भविष्य में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। हाँ, जहां तक डोनियर का सवाल है कि आप कह सकते हैं कि चिट्ठी लिखने का सवाल है या फोन से अपनी बात कन्वे करने का है, वो समय समय पे मोहम्मद मुनीर साहब को जब जरूरत पड़ेगी भारत से सामान मांगने की या तेल की या बिजली की, तो उस समय इन बातों को जरूर उजागर करती है। ये भारत की विदेश नीति है कि सही समय पे सही जगह पे सही हथौड़ा मारती है। बिल्कुल, चलिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार की ओर से जारी किए गए इस फरमान के मुताबिक 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच हिंदुओं को अजान और नमाज के वक्त पूजा और कीर्तन करने की मनाही है। और आपको बता दें कि नमाज के समय लाउडस्पीकर पर भजन और कीर्तन बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, और खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में अति वर्षा से निर्मित स्थिति और बचाव के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपको बता दें कि समतत्व भवन में आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम यादव ने स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह से जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अति वर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाएं। वहीं दूसरी ओर बाढ़ जैसी स्थिति पर कांग्रेस भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मात्रा में फसलें खराब हुई हैं, सरकार को बैठक करने के बजाय तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए, तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोयाबीन के भावांतर तो देना नहीं चाहती है।
तो कहां से बाढ़ पीड़ितों को पैसा देंगे? लेकिन एक संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए बाढ़ पीड़ितों का तत्काल मुआवजे की बात करना चाहिए सरकार को। चलिए, इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता जुड़ चुके हैं, सत्यम शर्मा और कृष्णा शर्मा। आप दोनों से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। सबसे पहले सत्यम, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और आपात बैठक भी बुलाई है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, लगातार सितंबर माह में बारिश का दौर जारी है और नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश कई जिलों में करीब 40 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, जो कि अभी भी लगातार जारी। लगातार सिस्टम एक्टिव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल बैठक बुलाई थी। सभी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और जो बैठक में है आईजी, डीआईजी और जो एसपी लेवल के अधिकारी, कलेक्टर, तमाम जो अधिकारी वो मौजूद रहे। इसके साथ साथ ही प्रमुख मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ साथ सीसीएस जो है राजेश राजौरा भी वहां पर शामिल है। देखिए, बैठक में 3-4 बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रमुख बातें यह है कि जो निचले क्षेत्र हैं जहां पर पानी का ज्यादा आमद है, वहां से जो बस्तियां हैं वहां से लोगों को हटाया जाए। हटाने के साथ साथ ही अगर हटाया नहीं जा सकता तो वहां पर व्यवस्था की जाए कि किस तरह से उन लोगों को सुरक्षित रखना है। जहां पर भी जनहानि हुई है वहां 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि जो जनहानि हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। यदि जरूरत हो, जहां भी ज्यादा बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जहां भी जरूरत हो, तो वहां पर हेलीकॉप्टर या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। एनडीआरएफ और तमाम अधिकारी, चाहे नगर निगम के हो, चाहे तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो कार्यकर्ता रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनको तत्परता से लगने के लिए कहा गया है। कहीं भी जरूरत पड़े तो तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए। आप देखिए, बरेली, गोरखपुर और तमाम के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना में 3 लोगों की पेड़ के गिरने से मौत भी हो गई है और कई जगह ऐसे बाढ़ के हालात हैं कि वहां ग्वालियर में भी देखिए लगातार बारिश का मौसम है और ऐसे में वहां भी बाढ़ के हालात जैसे बने हुए हैं। तो तमाम जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के समर्थ भवन से सभी जो पदाधिकारी से जुड़े थे, फिलहाल सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। चलिए सत्यम, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कृष्णा शर्मा भी जुड़े हुए। कृष्णा, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर समीक्षा बैठक कर रहे थे और आपात बैठक बुलाई थी, जानकारी ली जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की स्थिति का जायजा लिया, लेकिन देखा जा रहा है कि वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, प्राकृतिक आपदा के साथ सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को सबसे पहले जहां पे किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका तत्कालिक सर्वे करवाना चाहिए और उन्हें राहत राशि आवंटित करनी चाहिए। वहीं जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है तत्कालिक उन्हें मुआवजा देना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार पे अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश में चाहे सड़कें हो, चाहे जिस तरह के लगातार गड्ढे बनते जा रहे हैं उस पे कोई सरकार नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है उस सरकार मुख्यमंत्री को फसलों का मुआवजा करा के और राहत राशि किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से को भावांतर राशि दी गई और इन पे एमएसपी गई वो किसानों को आहत करने वाला है। तो सबसे पहले मुखिया को कहीं ना कहीं किसानों की सुध लेनी चाहिए। चलिए ठीक है कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सत्यम आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बड़ी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।
चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और विवेक तन्खा पर झूठ फैलाने का जो है आरोप लगाया। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे जनता को गुमराह कर रही है। बता दें, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने हाल ही में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार दुग्ध संघ को निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। इस पर वीडी शर्मा ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने में लगे हैं और विवेक तन्खा यहां प्रदेश में झूठ के सहारे राजनीति कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की छवि को बदनाम कर रही है। वह दूध के निजी खिलाड़ियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह सरकार की विकास योजना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये कांग्रेस कितना झूठ बोलती है और विवेक तन्खा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं, विवेक तन्खा जी इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। सरकार अपनी भूमिका कैसे निभाए? मुझे लगता है कि विवेक जी तो बड़े लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इस झूठ छल कपट की राजनीति में इस धारा में बहने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि इतना झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ का ही परसेप्शन बना करके वो राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और विवेक तन्खा जी के जो दल के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अरे उन गरीब किसानों के बारे में सोचो, जिन गरीब किसानों को अगर 2 पैसे मिलते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े हैं, आप उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हैं। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे, वीडी शर्मा ने अगर बात कर ली जाए तो पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं और विवेक तन्खा यहां प्रदेश में झूठ का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए नवजीत कौर, जिस तरह से सांची के दूध प्रोडक्टों को लेकर एनडीडीबी को देने की घोषणा की गई है, एमओयू भी हो चुका है इसमें, और जो अन्य बातें कही जा रही थी कि इसका विकास किया जाएगा, जो दुग्ध संघ का उत्पादन है वो संचालन और प्रबंधन जो है एनडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेगा, वो उसको लेकर के अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। और राजनीति इस तरह की, विवेक तन्खा जो है और तमाम कांग्रेस नेता भी अब इस पर आरोप लगाने लगे हैं कि जो अमूल ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री देने की बात कही जा रही है। उसको बैकडोर से एंट्री 2023 के पहले भी देने की बात कही जा रही थी और अब इसको इस एनडीडीबी के सहारे जो बैकडोर से एंट्री अमूल ब्रांड को दिया जाएगा, जो कि गुजरात का कोऑपरेटिव अमूल ब्रांड है। अब देखिए, इस पर वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर पलटवार करा है और उन्होंने कहा है कि विवेक तन्खा जो राज्यसभा सांसद और बड़े वरिष्ठ वकील हैं वो लगातार झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। एनडीडीबी और अमूल, एनडीडीबी केंद्र की एजेंसी है और अमूल का कहीं भी जिक्र नहीं है। तमाम चाहे प्रदेश मीडिया प्रभारी की बात करें आशीष अग्रवाल, उन्होंने कहा कि कहीं भी जिक्र जो अमूल ब्रांड का है नहीं किया गया है। इस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ लीटर का दुग्ध उत्पादन होता है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि 10 लाख सहकारी कोऑपरेटिव जो उत्पादन होते हैं वहां से होते हैं। तो किसानों की अगर आय बढ़ेगी और गौ पालकों की अगर आय बढ़ेगी तो इसमें क्या दिक्कत है। इसके साथ साथ ही 40,000 गाँव में मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि 40,000 गाँव में जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता है और वहां पर संघ का जो एनडीडीबी जो प्रयास करेगा उससे कहीं ना कहीं 40,000 गाँव से दुग्ध का कलेक्शन किया जाएगा। अन्य बातें भी यहाँ पर विकास की बातें कही जा रही है। जो 2500 करोड़ रुपए हैं वो लगाए जाएंगे करीब गाँवों में, जिसमें से जो मशीनरी होती है, जो प्रोसेसिंग होती है दुग्ध के, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात करें, जो प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर वगैरह जो अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, तो 2500 करोड़ रुपए की लगाने की बात कही जा रही है ग्रामों में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनकी आय निश्चित तौर पर बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है
जब भोपाल और इंदौर में जो दुग्ध संघ है, सांची का प्रोडक्ट है, वो प्रॉफिट पे चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ किस तरह का प्रॉफिट लाने की प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जबलपुर, ग्वालियर और सागर की अगर बात करें सांची की दुग्ध प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर जरूर घाटे में चल रहे हैं, जिसको लेकर के जो पीएस हैं गुलशन बामरा, उन्होंने भी आरोप कहा था कि इंदौर और भोपाल को नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए, तमाम अगर बात की जाए मुकेश नाग जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जब एनडीडीबी जाएगा और उसके बाद अमूल को जब ब्रांड दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पनीर, दूध और दही, ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, महंगाई जो है वो बढ़ेगी इसमें। तो साफ तौर पर अमूल ब्रांड को लेकर यहाँ पर सियासत है कि सांची को अमूल के हवाले किया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है सांची केंद्र की एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है एनडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके अधिकार में जा रही है और आधुनिकीकरण करने के साथ मशीनरी को अपडेट किया जाएगा। कलेक्शन और प्रबंधन के साथ साथ संचालन का काम पूरा जो है केंद्र की एजेंसी करेगी, जिससे कहने के सांची की ब्रांडिंग होगी, सही उपलब्धता होगी और कलेक्शन जो होगा गांवों से, उससे किसानों को फायदा होगा, जो संचालक है उनको फायदा होगा। इसके साथ साथ ही खाद और अन्य उत्पादों में भी कहीं ना कहीं इसमें उपलब्धता की बात कही जा रही है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में 644 ग्राम प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता दूध की है, वैसे देश का जो रेशियो है उससे कहीं ज्यादा है मध्य प्रदेश में जो दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति ग्राम के हिसाब से, यानी 644 है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 458 के करीब 458 ग्राम प्रति व्यक्ति के करीब है। तो यानी कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में आता है, यानी राजस्थान को छोड़ दिया जाए, उसके बाद पहले महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर राजस्थान और फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर रखता है। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, 5 करोड़ लीटर का दुग्ध उत्पादन होना कहीं न कहीं अपने आप में मायने रखता है। तो इस तरह से ये भी सियासत अब शुरू हो गई। सियासत इस बात की है कि अमूल को बैकडोर से एंट्री कराने की बात की जाएगी। वहां सरकार का साफ तौर पर स्पष्ट कहना है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गौ संचालकों की आय बढ़ाने के लिए और तमाम तरह का आधुनिकीकरण करने के लिए सांची को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए सब किया जा रहा है, जो कि एनडीडीबी के अधिग्रहण में रहेगा और वहीं से सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। चलिए सत्यम, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां बेरसिया में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेरसिया थाने का घेराव किया है। लोगों ने 11वीं की छात्रा को, आपको बता दें कि अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान बीजेपी विधायक विष्णु खत्री भी मौजूद रहे। हंगामे की सूचना पर कलेक्टर भी बेरसिया पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने कार के बोनट पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। इससे पहले संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में 4 युवक शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने एक को ही गिरफ्तार किया है। थाना घेराव की सूचना पर सबसे पहले एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने संगठन के लोगों को समझाइश दी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। कलेक्टर ने भी उन्हें समझाइश दी है और कलेक्टर ने बताया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। चलिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े। सत्यम, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू संगठन प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। बिल्कुल नवजीत, देखिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि ये मामला है अरमान मंसूरी नाम का एक व्यक्ति है जो लगातार 17 वर्षीय छात्रा है स्कूल की, उसको परेशान कर रहा था और जो मैसेज है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग करके उसको मैसेज, अश्लील मैसेज भेजा करता था। अगर उसका जवाब वो लड़की नहीं देती थी तो मॉर्फ वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी लगातार आरोपी दे रहा था। जिसके बाद कई दिनों तक उस लड़की ने परेशान होकर अपनी माँ को बताया और माँ के बाद माँ ने पिता को बताया, जिसके बाद सभी लोग जो है थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर उन्होंने इस पर दर्ज कराया। लेकिन इसमें भी कहा जा रहा है कि लेट लतीफी की गई, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष आया और हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव भी किया था। देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इसमें सिर्फ अरमान मंसूरी ही शामिल नहीं है, कई और अन्य व्यक्ति भी, 4 व्यक्तियों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। उन 4 व्यक्तियों को अब तक नहीं पकड़ा गया, सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसको लेकर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग अब धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, जिस पर तमाम एसपी प्रमोद की बात की जाए वो भी पहुंचे थे। जो एसडीओपी है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य की भी गिरफ्तारी एफआईआर में दर्ज की जाएगी अगर उनमें शामिल होने की बात कही गई है। तो इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहा है कि चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, चारों लोगों का
जो है जुलूस भी निकाला जाए, जिसको लेकर के जो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी लोगों को समझाइश दी, हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को बोनट पर खड़े, गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसका जुलूस भी निकाला जाएगा, और अगर इस व्यक्ति के अलावा जो भी 4 व्यक्ति शामिल है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही सबूत उनके पास आएंगे या जो भी कार्रवाई की जाएगी जुलूस के साथ निकाला जाएगा। और सभी को आश्वासन भी दिया कलेक्टर ने कि आप अपने अपने घर जाएं, कार्रवाई मतलब कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने हालांकि जो अपना धरना प्रदर्शन है वो खत्म कर दिया है। लेकिन इस दौरान जो विधायक है विष्णु खत्री, बैरसिया विधायक, वो भी मौजूद रहे और लगातार लोगों को समझाइश भी देते हुए कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी नजर आए हैं। तो फिलहाल अभी तो जो संगठन है वो मान गया है, लेकिन 4 आरोपियों की जो गिरफ्तारी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार हिंदू संगठन कर रहा है। और बड़ी संख्या में बैरसिया में फिर अगर एक बार ऐसा हिंदू संगठनों का भी कहना आरोप है कि अगर फिर से गिरफ्तारी नहीं की गई या 4 अन्य व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बार फिर से आंदोलन और प्रदर्शन हो सकता है, जिसको लेकर कलेक्टर ने सबको समझाइश दी है और कहा कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी, उनका जुलूस भी निकाला जाएगा। चलिए सत्यम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो भोपाल के बैरसिया का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैरसिया थाने का घेराव किया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।